सभी देशवासियों को जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज हम लोग इस देश के एक ऐसे महान हस्ती विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं और इस देश के संविधान के निर्माता हैं, बाबा साहेब के जन्म दिवस पर आज हम लोग सब लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि पहले भी कई बार बताया, आप लोग जान चुके हैं कि इन परिस्थितियों की वजह से आज हम लोगों को इस तकनीकी का उपयोग करना पड़ रहा है, वरना 11 अप्रैल और 14 अप्रैल शायद मुझे 25 साल से याद है कि मैं कभी अपने घर में नहीं रहा। लेकिन इस महामारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से आप और हम सब लोग अपने अपने घरों तक सीमित हो गए हैं। फिर भी ये जो आज की तारीख में तकनीकी युग है, उसकी वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको और हमको रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने आज इस चर्चा के लिए विषय रखा था, उसी के मुताबिक हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें और उनको जोड़ें, ताकि हम लोग अपनी विषय पर बात शुरू कर सकें। साथियों, जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग आज एक ऐसा विषय यहाँ चर्चा के लिए रखे हैं जो इस देश में बहुत ही कम चर्चा में आया, या फिर कहें कि ये पहलू जो दब करके रह गया। हम लोगों ने इसे उजागर करने का बामसेब के माध्यम से प्रचार प्रयास किया और काफ़ी हद तक लोगों को इस बात की जानकारी भी हुई। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और वो विषय है बाबा साहब और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग बाबा साहब अंबेडकर ने नाम दिया। ये वर्ग पहले शूद्रों के नाम से जाने जाते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए उन लोगों को एक नया नाम दिया, अदर बैकवर्ड यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। और उनके लिए जो हजारों साल से अधिकार वंचित लोग थे और जिन अधिकारों से उनको वंचित रखा हुआ था, बाबा साहेब अंबेडकर ने उन लोगों को संविधान में और संविधान के माध्यम से विशेष अधिकार देकर के उन लोगों को ऊपर उठाने का कार्य किया। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है कि पूरे देश भर में हमारे पिछड़े वर्ग के भाई यानी ओबीसी के भाई बाबा साहब अंबेडकर के नाम से इतना परिचित भी नहीं है और हकीकत को जानते भी नहीं हैं। बाबा साहब ने उन लोगों के लिए क्या किया, इसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी नहीं है और न ही उनको जानकारी होने दी गई। और भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने उनको क्या क्या अधिकार दिए, ये तो उन लोगों को बिल्कुल ही पता ही नहीं। अभी अभी की घटना बता दूं मैं आपको, आपके सामने आप देख रहे हैं, मेरे सामने भारतीय संविधान रखा हुआ है। तो जो अभी यहाँ पर एक साथी उपस्थित थे, वो अभी चले गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये किताब साफ साफ नहीं दिखाई दे रही, या फिर वो कहना चाह रहे थे इस किताब को कैमरे में लेना है। तो जो व्यक्ति भारतीय संविधान को ये कह रहा है कि ये किताब
तो इससे ही हमें पता लग जाता है, जानकारी मिल जाती है कि इस संविधान के प्रति हमारे लोगों को कितनी जानकारी है। ये जानकारी नहीं होने की वजह से बाबा साहब अंबेडकर को उनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ जाति तक सीमित करके रख दिया और बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये प्रचार किया गया कि दलितों के मसीहा थे। ये एससी एसटी ओबीसी एससी के ही नेता थे और उसमें भी खास करके उनको उन्होंने अपनी जाति तक सीमित कर दिया, महारत तक सीमित कर दिया, जिसकी वजह से इस देश में फैला हुआ जातिवाद और जातिवादी व्यवस्था की वजह से बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने भारत के अंदर पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके हक और अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया, लेकिन इस जातिवादी व्यवस्था की वजह से बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक जाति या एक वर्ग तक सीमित हो गए या कर दिए गए, योजनाबद्ध तरीके से कर दिए गए। लेकिन वामसेफ संगठन के माध्यम से पूरे देश भर में जिस तरीके से जन जागृति का कार्यक्रम बहुत लंबे अरसे से चलाया जा रहा है, उसके फलस्वरूप आज की तारीख में जो ओबीसी में पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार हैं, जिनको अपने हक अधिकारों के बारे में थोड़ा बहुत एहसास है, वे लोग आज बाबा साहेब अंबेडकर को मानने लगे हैं और बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में लोगों को बताने का काम भी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ओबीसी के अंदर ये जागृति या जागरूकता लाई जा रही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने आपके लिए क्या किया। मैं आप लोगों को कुछ खास बात बताने के लिए आज यहां पर आया हूं और वो बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लोगों के लिए क्या किया और कितना किया, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर कैसे बने, यानी कि उनके निर्माता कौन है, किन लोगों की विचारधारा, किन लोगों का आंदोलन जो है बाबा साहब अंबेडकर को इतना महान बना देता है, इस देश का संविधान बनाने के लायक बना देता है और इस दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज बना देता है। ऐसे कौन है, किन लोगों ने बाबा साहब, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आज बहुत सारे लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन गए, अधिकांश लोगों के दिल दिमाग में एक भ्रम है कि मैं अपनी योग्यता से बना, मेरे में काबिलियत थी इसलिए बना। मैं कहता हूं कि अगर उसका पिता, उसका जन्म देने वाला बाप जो है, अगर उसको उंगली पकड़कर स्कूल तक नहीं छोड़ता तो उसकी योग्यता कहां चली जाती, कहां रह जाती उसकी योग्यता। सबसे पहला उसके पिता का, उसके परिवार के लोगों का, उसके मां बाप का योगदान होता है कि वे उसे सही जगह पर पहुंचाते हैं और उसके लिए प्रयास करके उसको योग्य बनाते हैं कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। बाबा साहब अंबेडकर को भी प्राथमिक शिक्षा उनके पिता ने दिलाई, लेकिन इतने बड़े विद्वान बाबा साहब अंबेडकर बने, इसके पीछे कुछ लोगों का त्याग है, बलिदान है। वो बात शायद भारत के अंदर दबा दी गई, छुपा दी गई, ताकि कहीं पर भी ये एससी बीसी जिसको कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास, इनके बीच में कहीं भाईचारा पैदा ना हो जाए। इस भाईचारे को रोकने के लिए शायद ऐसी जानकारियों को रोका गया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन ये जानकारी नहीं मिली, तो हमने वामसेफ के माध्यम से इंग्लैंड में, लंदन में जाकर के
क्योंकि भारत में कोई भी चीज या तो खत्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई, या फिर उसे दबा दिया गया, हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया। लेकिन इंग्लैंड के अंदर अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर शासन किया, सत्ता चलाई, उस समय का पल पल का रिकॉर्ड वहां पर अवेलेबल है। और हम लोगों ने बामसेफ संगठन के माध्यम से लंदन जाकर के, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के हमारे लोगों को भेज करके, जिसमें खास करके हरिभाऊ नरके जी का बड़ा योगदान रहा, उनके माध्यम से हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वहां से। तो उसके द्वारा हमें ये पता चला कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर को यहां तक पहुंचने का अवसर कैसे मिला। साथियों, ये एक बहुत जानने योग्य विषय है, और अगर ये जान लिया तो शायद ओबीसी के लोगों को भी इस बात का पता लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ अछूतों के नेता नहीं थे, सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों के नेता नहीं थे। दलित शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो ये जानकारी अगर ओबीसी के लोगों को हुई तो बड़े पैमाने पर हो सकता है कि ओबीसी के लोग इस जानकारी की वजह से दुश्मन के झांसे से निकल करके अपने पुरखों, अपने महापुरुषों की तरफ आ सकते हैं, अपने महापुरुषों को पढ़ सकते हैं, अपने महापुरुषों के जीवन का संदेश प्राप्त करके वे लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज हम लोग ये चर्चा यहां करेंगे। बहुत सारा लंबा स्पीच ना करके हम लोग संक्षिप्त में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर कैसे बने, इसके पीछे बनाने वाले कौन लोग। साथियों, इस देश के अंदर बहुत सारे महापुरुषों के नाम आते हैं जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर से पहले आंदोलन चलाया। उसमें एक संतों का आंदोलन आता है, और संतों के आंदोलन में हम लोग देखते हैं कि नामदेव से लगाकर साहेब कबीर, गुरु रविदास, जंबेश्वर जसनाथ, गुरु नानक, धन्ना जाट, सैन जी महाराज, पीपाजी महाराज, जाम्बोजी जसनाथ, बाबूजी रामदेव, तुकाराम, मेघमाया और धनी मातंग जैसे बहुत सारे संत इस देश में हुए। उन तमाम संतों में मैं इतने नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये आंदोलन उन महापुरुषों ने चलाया जिस आंदोलन को बाबा साहब अंबेडकर ने यहां तक पहुंचाया। तो बाबा साहब अंबेडकर से पहले ये आंदोलन कौन चला रहे थे, और चलाने वाले लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें पता लगता है कि उसमें 90% से ज्यादा शूद्र वर्ण के लोग, यानी आज का ओबीसी वर्ग के लोग थे। हां, ये बात एक हमारे लिए बहुत दुखदाई है कि उनके पूरे इतिहास को या उनके संघर्ष को ही बदल करके भक्ति आंदोलन में डाइवर्ट कर दिया गया, या भक्ति आंदोलन के माध्यम का कैसा करके उन लोगों को जो है उनके जीवन की पूरा जीवन ही उनका तहस नहस कर दिया। ये अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये तमाम संत जो हुए, इन संतों ने हमारी मुक्ति यानी आजादी का आंदोलन चलाया, और उन्हीं के आंदोलन को आगे चल करके शिवाजी महाराज ने चलाया, चाहे गुरु गोविंद सिंह ने चलाया, चाहे ज्योतिबा फूले ने चलाया। ये आंदोलन अधिकांश ओबीसी के लोगों ने चलाया, यानी शूद्र वर्ण के लोगों ने चलाया, यानी वर्ण व्यवस्था में चौथे पायदान पर रहने वाले उन लोगों ने चलाया जो अधिकार वंचित थे, जो प्रताड़ित थे, जो शोषित थे, जो अपमानित थे। ऐसे लोगों ने आंदोलन चलाया। अगर ऐसे लोग आंदोलन चलाते हैं तो वो आंदोलन निश्चित तौर पे अधिकार वंचित लोग कोई आंदोलन चलाएंगे तो अधिकारों के लिए चलाएंगे, अगर अपमानित लोग आंदोलन चलाएंगे तो सम्मान के लिए चलाएंगे। ये आंदोलन उन लोगों के जो थे वो हमारी मुक्ति, बंधन से मुक्त करने, आजादी की तरफ ले जाने के आंदोलन थे। तो ये 90% आंदोलन जो चला है, 90% से ज्यादा आंदोलन ये आज के ओबीसी वर्ग के पुरखों ने चलाए, और ये आंदोलन आगे चल करके ज्योतिबा फूले तक आया।
ज्योतिबा फूले जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके इस आंदोलन को साहू जी महाराज ने आगे चलाया, जो कोल्हापुर रियासत के महाराजा थे। उनके इस आंदोलन को सयाजी गायकवाड़, महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने आंदोलन आगे चलाया, जो बड़ौदा रियासत के महाराजा थे। अब आप सोचेंगे कि इन महाराजाओं को यानी राजाओं को आंदोलन चलाने की क्या आवश्यकता हुई। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब साहू महाराज के साथ पहली बार ब्राह्मणों के द्वारा उनका अपमान हुआ, उनको अपमानित किया गया, तो पहली बार राजऋषि साहू महाराज को एहसास हुआ कि मैं एक राजा हूं और ये मुझे राजा मानते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं होने की वजह से, शूद्र होने की वजह से वे लोग मेरा अपमान कर रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसी घटना जब उनके साथ घटित होती है तो उनको पहली बार इस बात का एहसास होता है कि मैं एक शूद्र, जिसे ब्राह्मण अपनी व्यवस्था में शूद्र मानते हैं, मैं एक राजा होते हुए भी इनकी नजर में शूद्र हूं और मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये आम जनता जो शूद्र है, अति शूद्र है, अछूत है, आदिवासी है, उनके साथ में कैसा व्यवहार करते होंगे। इस बात का पहली बार साहू महाराज को एहसास हुआ और उन्होंने ये तय किया कि मुझे इस व्यवस्था को बदलने का काम करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ठान लिया, तय कर लिया कि मुझे इस व्यवस्था को, जो ऊंच नीच भेदभाव जाति आधारित व्यवस्था है, इसको बदलना है। और उधर उनको ये एहसास भी हो गया। इधर मैं दूसरी बात करूं कि सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा रियासत के महाराजा थे, लेकिन वे भी ब्राह्मणों की द्वारा बनाई हुई व्यवस्था में क्षत्रिय नहीं थे, वे भी शूद्र थे। साहू महाराज शूद्र थे। शिवाजी के बारे में आपने पहले जान लिया, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक इसीलिए ब्राह्मणों ने नहीं किया था क्योंकि वो शूद्र थे। तो इसी तरीके से साहू महाराज और सयाजी गायकवाड़ ये राजा थे, लेकिन इन्होंने क्षत्रिय न होने की वजह से, क्षत्रिय न मानने की वजह से कभी भी इनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया, सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया जो क्षत्रियों के साथ में करते थे। अब आपको जानना होगा कि अगर ये क्षत्रिय नहीं थे तो कौन थे, और शूद्र थे तो शूद्र के अनुसार, शूद्र वर्ण के अनुसार वो किस जाति में आते थे। सयाजी गायकवाड़, जो भरवाड़, गुजरात के अंदर भरवाड़ कहते हैं, कई रबारी कहते हैं, कई बघेल कहते हैं, कई देवासी कहते हैं, कई मालधारी कहते हैं, कई पाल कहते हैं, कई गडरिया कहते हैं। ये सयाजी महाराज पशुपालक जातियों के जो देश में अलग अलग नाम हैं, उनमें से गुजरात में जानी जाने वाली भरवाड़ जाति के थे, यानी रेबारी जाति के थे, इसलिए वो शूद्र, उनकी नजर में शूद्र थे। तो सयाजी महाराज को इन ब्राह्मणों की वजह से 2 बार अपमानित होना पड़ा। पहली बार जब उनके घर में कोई कर्मकांड का कोई कार्यक्रम था और उस समय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, तो ब्राह्मणों को जब आमंत्रित किया तो उनके लिए एक विशेष स्थान महल में निश्चित किया, निर्धारित किया, भाई यहाँ जो है ये पंडित जी महाराज लोग जो है यहाँ रहेंगे, ब्राह्मण देवता यहाँ रहेंगे। उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई और सवेरे जल्दी उठ करके सयाजी महाराज उठ करके सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्म देवताओं का ही हालचाल पहले जान लिया जाए, कि उनको किसी चीज की आवश्यकता है, कोई चीज पहले उन्हीं से मिला जाए। तो उठते ही वे सीधे उनकी तरफ गए और वहां पर बैठे उन पुरोहित पंडितों ने, उन कर्मकांडी लोगों ने महाराज को आने से रोक दिया, दूर ही से इशारा कर दिया कि आप आगे नहीं आ सकते। सयाजी महाराज एकदम से रुक गए और बोले, क्या हुआ भाई, आगे क्या है जो मैं नहीं आ सकता। बोला, नहीं नहीं महाराज, क्षमा करें, आप वहीं रहें, या आगे नहीं आ सकते।
बोला नहीं नहीं, बात क्या है, बात बताइए, ये महल मेरा है, मैंने आपको यहाँ रहने के लिए जगह दी है और मेरे घर में आप हैं, मेरे ही सामान राशन पानी जो आपको दिया गया है वो आप मेरा खा रहे हैं, उसके बाद में मैं क्यों नहीं आ सकता? तो उन्होंने कहा कि हमने इस जगह को पवित्र किया है, हमने मंत्रों से इस जगह को पानी को छिड़काव करके, कैसा करते हैं वैसा करके हमने इसे पवित्र किया है, और महाराज आपके आने से ये अपवित्र हो जाएगा, इसलिए आप मेहरबानी करके वहीं रुके। सयाजी महाराज ने कहा कि मेरा महल और मेरे आने से अपवित्र हो रहा है, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा, काफी मशक्कत करने के बाद में उन्होंने कहा कि महाराज आप राजा हैं मगर क्षत्रिय नहीं, आप शूद्र हैं, इसलिए जिस जगह को हमने मंत्रोच्चारण करके पवित्र किया है और जो यहाँ पर अपना तरीके से जो उसको पवित्र पवन किया है वो आपके आने से अपवित्र हो जाएगा, फिर से हम लोगों को इसे पवित्र करना पड़ेगा, इसलिए आप मेहरबानी करके वहीं रुके। सयाजी महाराज को इसका एहसास हुआ कि मैं एक राजा हूं, मेरे ही महल में इस तरीके से मेरा अपमान हो सकता है, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। दूसरी बार जब बड़ौदा महाराजा सयाजी गायकवाड़ बनारस गए, तो बनारस में कुछ ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उनके सामने एक प्रपोजल, एक मांग रखी। कहा कि हम यहां पर हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, जैसे आज BHU कहा जाता है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी रियासत के महाराजा हैं, आप हमें इसमें सहयोग करें, मदद करें। तो सयाजी महाराज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक विश्वविद्यालय बना रहे हो, यूनिवर्सिटी बना रहे हो, और उसमें अगर मुझे सहयोग करने का मौका मिलता है तो मैं समझता हूं कि मैं सबसे अच्छा भाग्यशाली हूं, या फिर अपने आप को जो इसके काबिल समझता हूं, तब अच्छी बात है। उन्होंने कहा मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर उपस्थित लोगों ने उनको बताया कि यहां हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा, करवाया जाएगा। तो महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिन धर्म ग्रंथों के ऊपर सदियों से पढ़ने पर रोक लगी हुई है, आज आप उसको पढ़ाने जा रहे हो, तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, होनी चाहिए। मैं और ज्यादा खुश हुआ। तो सयाजी महाराज ने उनको कहा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को बनाने का और बनाने के बाद में इसको संचालित रखने का भी पूरा खर्चा बड़ौदा रियासत उठाएगी, मैं ये देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है। तो जो उपस्थित लोग थे उनमें थोड़ा सा एकदम से झटका लगा, शर्त क्या है? क्योंकि वहां शर्त तो होती नहीं, वहां किसी प्रकार की कोई शर्त होती नहीं। फिर भी उन्होंने पूछा कि महाराज बताइए आपकी क्या शर्त है? तो सयाजी महाराज ने कहा कि आप जो यूनिवर्सिटी बना रहे हो और उसमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करवाओगे, मेरी इच्छा है कि इस यूनिवर्सिटी में, आपके इस विश्वविद्यालय में शूद्रों अति शूद्रों को भी प्रवेश दिया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इस यूनिवर्सिटी का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूं। उन्होंने फटाक से अपना प्रस्ताव जो रखा हुआ था वो वापस ले लिया और कहा कि हमें आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए, अगर आप इस शर्त पर देते हैं तो क्या हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन शूद्र अति शूद्र करेंगे? ऐसा कभी संभव नहीं है। और उन्होंने उस समय भी सयाजी महाराज का एक तरह से अपमान किया, और उनको इस बात का एहसास भी हुआ कि हम लोग राजा होते हुए भी इनकी नजरों में कुछ नहीं है, तो आम जनता का क्या हास्र होगा, क्या हाल होगा, उनके साथ में ये क्या करते होंगे। तो साथियों, ये जो बात है, सयाजी महाराज को जब पहली बार इसका पता चला, लेकिन साहू महाराज इस बात को पहले से जानते थे, क्योंकि वे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के आंदोलन से परिचित थे, उनके आंदोलन से भली भांति परिचित थे, वो जानते थे
कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने तो सत्य शोधक नाम की संस्था बनाकर के आंदोलन चलाया और समाज को जागृत करने का काम, इस बारे में वो जानते थे। तो इन दोनों महापुरुषों ने, सयाजी महाराज और साहू महाराज ने आपस में मिलकर के इसके ऊपर एक बैठक की, चिंतन किया, मनन किया कि ये जो समस्या है, इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इसका समाधान क्या है। तो साथियों, ये दोनों बार बार मीटिंग करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमें अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो इस व्यवस्था के अंदर जो लोग सबसे ज्यादा दबे हैं, कुचले हैं, या फिर जब सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, उन लोगों के अंदर अगर जागरण पैदा किया जाए, उन लोगों के अंदर अगर जानकार बनाया जाए उन लोगों को, और उनके अंदर एक नेतृत्व निर्माण किया जाए, तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। और इस व्यवस्था को, जो असमानता पर आधारित व्यवस्था है, जो भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है, जो अन्याय पर आधारित व्यवस्था है, उसको खत्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो उनके दिल में जब ये ख्याल आया तो उन्होंने ऐसी किसी प्रतिभा की खोज शुरू की कि कौन ऐसा हो सकता है जो इन दबे कुचले, यानी अछूतों के अंदर, इन शोषितों के अंदर, इन अनटचेबल्स के अंदर नेतृत्व प्रदान कर सकता है और ये इस व्यवस्था को चैलेंज कर सकता है। ऐसा कौन हो सकता है? इस दौरान उनकी नजर बालक भीमराव पे पड़ती है। उस समय बालक भीमराव मैट्रिक एजुकेशन दिए हुए हैं और अपनी योग्यता या अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हमेशा वो क्लास में टॉप रह करके, क्लास से बाहर बैठते थे लेकिन क्लास में टॉप रहते थे। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने उनको चुना, चयन किया कि ये बालक आगे चल करके एक बहुत बड़ा काम कर सकता है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। ये कहानी मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। इस कहानी के सबूत हमारे पास है। बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग और स्पीच जो वॉल्यूम है उनके अंदर है, और खास करके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो सबूत वामसेप के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, उनके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। मैं तथ्यों के आधार पर बात कह रहा हूं, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहा। उसके अंदर आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि जिस तरीके से सयाजी महाराज ने और साहू महाराज ने ये तय किया कि इसको फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा जाए और वहां से इसको तैयार करके फिर हायर एजुकेशन के बाद में भारत में इन लोगों की व्यवस्था को बदलने के लिए लगाया जाए, क्योंकि यहाँ कोई भी साधारण आदमी ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसको लड़ने के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान की और जानकारी की आवश्यकता है। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर है उस समय बालक भीमराव है, उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजने का फैसला किया। और बड़ौदा रियासत के सयाजी गायकवाड़, महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने उनको वहां एजुकेशन के लिए वजीफा, जिसको छात्रवृत्ति कहते हैं, स्कॉलरशिप दी। उस समय उन्होंने अकेले बालक भीमराव को ही स्कॉलरशिप नहीं दी, उनके साथ बहुत सारे और स्टूडेंट थे जिनको भी स्कॉलरशिप दे करके उन्होंने फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा। लेकिन बालक भीमराव के लिए उन्होंने एक शर्त रखी, बाकी किसी के लिए कोई शर्त नहीं रखी। खाली बालक भीमराव के लिए शर्त रखी गई कि तुम्हें फॉरेन एजुकेशन लेकर के, वहां से पढ़ करके मेरे यहां नौकरी करने के लिए आना होगा। अब ये शर्त क्यों रखी और बाकी वालों के लिए क्यों नहीं रखी? क्योंकि सयाजी महाराज अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये बालक वहां जाकर के
वहां की दुनिया में खो गया, वहां के चकाचौंध में और वहां के अगर उस ऐशो आराम में अगर पड़ गया, तो ये वापस लौट के नहीं आएगा। और अगर ये वापस लौट के नहीं आएगा तो जो प्लान हम लोगों ने बनाया है, जिस काम के लिए हम इसको तैयार करना चाहते हैं, वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने बालक भीमराव के लिए शर्त रखी कि आपको एजुकेशन लेकर वापस इंडिया में आना है और मेरी बड़ौदा रियासत में नौकरी करना है। इस शर्त के साथ आपको वजीफा दिया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया जाते हैं पढ़ने के लिए, अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, लेकिन पूरी करते दौरान हमेशा एक बात उनके जहन में रहती है कि मुझे वापस जाना है और बड़ौदा में नौकरी करनी, मुझे वापस जाना है बड़ौदा में नौकरी करनी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बाबा साहब अंबेडकर भी वहीं कहीं न कहीं जो है खो जाते उस चकाचौंध में, और वहां पर रह जाते, बस जाते, वापस इंडिया नहीं भी आते। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि उनको वो शर्त याद थी सयाजी महाराज की कि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें वहां से पढ़ाई पूरी करके मेरे यहां नौकरी करनी है, इसीलिए मैं आपको भेज रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत में आ गए। आने के बाद वो सीधे बड़ौदा गए और वहां जाकर के महाराज से मिले और कहा मैं आ गया हूं, अब मुझे काम दीजिए, जिस नौकरी की आप बात कर रहे थे मुझे नौकरी दीजिए। तो सयाजी महाराज को पता था कि मैंने इसको नौकरी के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए इसको अगले प्लान तक इसको रोकना होगा। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने यहाँ एक छोटी मोटी नौकरी मतलब दे दी, एक रूम में बिठाकर, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए, कोई बात नहीं थी लेकिन बिठाना था, तो एक रूम दे दिया गया, टेबल दे दी गई, कुर्सी दे दी गई, और वहां पर उन्होंने एक 4th क्लास इसको कहते हैं चपरासी, वो एक ब्राह्मण की ड्यूटी लगा दी और ब्राह्मण को यह भी कह दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और ये महार जाति से है, ये अछूत जाति में आते हैं। क्योंकि नौकरी करवाना उनका पर्पज नहीं था, उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य कुछ और था, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। तो वहां वो ब्राह्मण उनको फाइलें भी देता था तो चिमटे से पकड़ के देता था। वो घर से सुबह नहा के नहीं आता था तो बाकी स्टाफ वाले पूछते थे पंडित जी नहा के नहीं आए, बोला यार यहाँ नहा के आता हूँ, फिर यहाँ के अपवित्र हो जाता हूँ, फिर घर जाके दोबारा नहाना पड़ता है। बीवी बोलती है कि फिर नहा करके फिर घर में आओ, तो मैंने अब तय कर दिया कि मैं सुबह नहीं शाम को ही घर जाके नहाता हूँ। इस तरीके का उनका अपमान शुरू हुआ। ये एक एहसास करवाने वाली बात थी जो बाबा साहब अंबेडकर एक लंबे अरसे तक भूल गए थे वहां कोलंबिया में रहने की वजह से, उसको पुनः याद दिलाना था और उसी काम के लिए बाबा साहब अंबेडकर को तैयार किया जा रहा था। जब ये सब हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक शिकायत जाकर के महाराजा से की, सयाजी महाराज से की, और कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है और आप इसमें कुछ कीजिए। तो सयाजी महाराज ने सीधा मना कर दिया और कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि वो मदद करना नहीं चाहते थे और ऐसा भी नहीं था कि वो मदद करने लायक नहीं थे। वो चाहते तो चपरासी बदल भी देते, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं था, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे क्योंकि नौकरी उनको करवानी नहीं थी। उनको मालूम था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर सोना है और इसे कुंदन बनाना है तो निश्चित तौर पे आग में झोंकना पड़ेगा। अगर लोहा है और इसे फौलाद बनाना है तब भी इसे आग के हवाले करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप चाहें तो नौकरी करें, चाहे तो जा सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को बुरा ही लगा होगा, निश्चित तौर पे बुरा लगा। भी वहां से चल करके जहां धर्मशाला में उनके रुकने की व्यवस्था थी, पारसियों की धर्मशाला थी, वहां गए। वहां जैसे ही गए पहुंचे तो वहां पता चला कि उनके बर्तन जो भी था वो बिस्तर बाहर पड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों, ये मेरा सामान बाहर क्यों रखा गया? तो वहां के संचालन करने वाले लोगों ने कहा कि आप एक अछूत हैं और आपने हमें बिना बताए यहां पर जानकारी दिए बिना कमरा लिया
और जैसे ही हमें पता चला तो हम लोग, हमारी कमेटी ने इसको अलाउ नहीं किया, तो आप यहाँ नहीं रह सकते। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत दूसरा बड़ा झटका लगा और वे बहुत दुखी हुए। वे बाहर बगीचे में जाकर के काफी दुखी और आहत होकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और रोने भी लगे। निश्चित तौर पे था कि उनको इतना बुरा लगा। बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा लगा, वे रोने लगे, अंदर ही अंदर घुटने लगे। लेकिन उनको जिस तरीके की एजुकेशन मिली थी उसके मुताबिक, और जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ में बचपन में हुआ था, और उसकी याद तुरंत उनके इंडिया में आते ही याद ताजा हो गई थी, इसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर एकदम से संभलते हैं और संभल करके एक संकल्प लेते हैं कि इस देश के अंदर जो ये असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, अन्याय पर आधारित व्यवस्था जो बनी हुई है, इसको अगर मैं जड़ मूल से नष्ट नहीं कर सका तो मैं अपने आप को गोली मार दूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां संकल्प लिया। सभी लोग जानते हैं कि बड़ौदा की उस भूमि को आज भी संकल्प भूमि के रूप में जाना जाता है और लाखों करोड़ों लोग साल भर में वहां पर जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया और वहां से निकल लिए। वो मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद में उन्होंने सोचा कि अपना घर परिवार रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने वकालत करने का तय किया। और वो, लेकिन सयाजी महाराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सयाजी महाराज ने उनके पीछे एक वकील को लगाया और उस वकील जो उनको ड्यूटी लगाई वो उनके साथ में रहा हमेशा, और दिन में भी कोर्ट में जाते साथ में बैठते, वही चाय पिलाता, फिर बातें करता और कहता डॉक्टर अंबेडकर आगे क्या करना चाहते हो, आपका क्या प्लान है, ये है वो सारी बातें। और वो समय समय पर ये सारी बातें सयाजी महाराज को बताते रहते कि ये प्लान चल रहा है। उस बीच बाबा साहब अम्बेडकर अपने उस वकील साथी से कहते हैं कि मेरी अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, मैं और पढ़ना चाहता हूं और ज्यादा जानकारी लेना चाहता हूं, इसके लिए मेरे पास में खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, मैं इंग्लैंड जाना चाह रहा हूं और वहां जाकर के पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में व्यवस्था नहीं है। तो साथी वकील कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्यों ना आप सयाजी महाराज से मदद ले लें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं एक बार उनसे मदद ले चुका हूं और दोबारा मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता। शायद कुछ बात होगी जो उनके दिमाग में लगी भी होगी, लेकिन सयाजी महाराज के दिमाग में ये बात नहीं। सयाजी महाराज चाहते थे कि जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को इस काबिल बनाना है कि वो इस व्यवस्था को चुनौती दे। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में थोड़ी टीस हो सकती है कि मेरा अपमान हुआ, मुझे मेरी मदद नहीं की, हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को बाद में पता चलता है, मैं बताऊंगा आपको। वो क्या करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को बाहर भेजने के प्रयास करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बार वजीफा लेने को तैयार नहीं, इस बार सहायता लेने को तैयार नहीं है। तो सयाजी महाराज उस वकील के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर को पूछवाते हैं कि क्या तुम्हें लोन दिया जाए, एजुकेशन लोन दिया जाए या पढ़ने के लिए पैसा दिया जाए, उधार के नाम पे दिया जाए तो आप ले सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कहा ये हो सकता है, अगर मुझे कोई उधार दे तो मैं वापस आकर के उसका पैसा लौटा दूंगा, मैं ब्याज लौटा दूंगा, लेकिन अभी मुझे कोई देने वाला कोई है नहीं। तो उस वकील ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे की व्यवस्था करवाता हूं, लेकिन आपको जाना है तो मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। सयाजी महाराज ने उस समय 5,000 रुपए बाबा साहब अम्बेडकर को दिए, जिस समय भारत के 1 रुपए की वैल्यू $13 होती थी। $13, 1 रुपए की वैल्यू $13। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को 5,000 रुपए सयाजी महाराज ने उस वकील के माध्यम से दिलवाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने वकील से पूछा कि भाई मुझे बताओ ये पैसा क्या से लाए हो, किसका है, मुझे इसको किसको लौटाना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके बारे में आप मत पूछिए, आप तो जाइए और पढ़ाई के लिए निकल जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर तैयार होकर अपना सामान लेकर जब जहाज
में बैठने के लिए तैयार हुए तो जहाज की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उन्होंने अपने वकील को, दोस्त को हाथ मिला करके फिर पूछा, हाथ हिला करके, कि मैं जा रहा हूं मगर अब तो बता दो कि मुझे वापस आकर ये पैसा किसको देना। हो सकता है उस दोबारा तुम मुझसे मिलो या ना मिलो, मुझे बता दो, अब तो बता दो। तो उस वकील ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक शर्त रखी कि मैं आपको नाम तो बता दूंगा लेकिन आप सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरोगे, ऊपर चढ़ोगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्कुराकर कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो बता दो, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। तब उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए आपको लोन के तौर पे मानो या कैसे भी मानो, ये सयाजी महाराज ने दिए। बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों में पानी आ गया और बहुत ज्यादा वो गंभीर हो गए कि मैंने जिस महापुरुष के बारे में क्या क्या सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो महापुरुष मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड गए, वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर वापस आए। ये इस तरीके की घटना मैंने आपको संक्षिप्त में इसलिए बताई है कि बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर बनाने में योगदान किसका है। अगर इस बात की जानकारी अगर ओबीसी के भाइयों को हो जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर बनाने के पीछे एक कुर्मी साहू महाराज, जिसे हमारे यहां राजस्थान में कुर्मी कहते हैं, महाराष्ट्र में और उस साइड में कुनभट कहते हैं, कहीं कहीं पटेल कहते हैं, पाटीदार कहते हैं, पाटिल कहते हैं, ये कुर्मी जाति के यानी कुणबी जाति के लोग साहू महाराज और सयाजी गायकवाड़ भरवाड़ यानी कि रबारी जाति के, ये दोनों ही ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अगर आज उनका परिवार कुछ भी है तो वो ओबीसी में कैटेगरी में आता है। पूरे देश भर के उनकी जाति के लोग आज ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये ओबीसी के महापुरुष अगर नहीं होते तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह या तो नौकरी मजदूरी कर रहे होते या अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होते। वो इस देश का भविष्य बदलने लायक नहीं होते, वो इस देश को संविधान देने लायक नहीं होते। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये बात ओबीसी के लोगों को जानकारी हो जाए और ये पता उनको लग जाए कि पूरी दुनिया ने बाबा साहेब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा। उन्होंने अभी अभी नई ताजा खबर है कि कनाडा में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को इक्विलिटी डे के रूप में घोषित किया। समता दिवस, हमारे यहां बात होती है ना समरसता, हमारे लोगों को पता नहीं है, भोले भाले लोगों को, कि समरसता क्या होती है और समानता क्या होती है। वो समानता और समरसता एक ही मान रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि समानता में और समरसता में रात और दिन का फर्क होता है। अगर इसके अंग्रेजी के शब्द ढूंढेंगे तो हमें पता लगेगा कि समरसता, जिसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है सिमिलरिटी, और समानता, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इक्विलिटी। अब इक्विलिटी और सिमिलरिटी ये दोनों एक तो नहीं हो सकते। ये शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन वास्तविक अंतर क्या है उसमें? समरसता का मतलब होता है दिखने में एक जैसा, जैसे पीतल भी होता है या कुछ दूसरी पदार्थ भी होता है जो पीला हो दिखने में, तो उसको कहा जा सकता है कि ये सोने जैसा है, ये सोने जैसा है, मगर सोना तो नहीं है, उसको सोना तो नहीं माना जा सकता। इक्विलिटी क्या है? इक्विलिटी कहती है कि ये भी सोना है और ये भी सोना है, और अगर ये सोना नहीं है तो ये भी सोना नहीं है, दोनों पीतल है। इक्विलिटी यानी इंसान बराबर है, कोई जात धर्म या उसके आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इक्विलिटी है, ये समानता है। और समरसता, अरे यार आप तो ब्राह्मण जैसे लगते हो, आप तो क्षत्रिय जैसे लगते हो, या फिर ये कहा जाए कि आप तो SC ST जैसे लगते ही नहीं हो,
ये समरसता। लगते नहीं हो मगर हो। आप कहा जाए तो अछूत जैसे लगते नहीं हो, लेकिन हो। एक को कहा जाए आप ब्राह्मण जैसे लगते हो मगर ब्राह्मण नहीं हो। ये समरसता और समानता कहती है कि चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का कोई व्यक्ति हो, वो इंसान इंसान बराबर है। ये समानता है, ये इक्विलिटी है। तो इस तरीके से अगर उन बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इस बात की जानकारी हमारे ओबीसी के भाइयों को अगर हो जाती है कि बाबा साहब अंबेडकर को इस दुनिया का इतना महान व्यक्ति बनाने में उनके पुरखों का योगदान है, और इस योगदान को बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं छुपाया नहीं। बाबा साहब अंबेडकर उनके इस योगदान के प्रति कभी भी कृतज्ञ नहीं रहे। वे हमेशा उनकी उन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे काम किया, जिसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो कहानी मैंने आपको सुनाई आपका टाइम पास करने के लिए, सयाजी महाराज, साहू महाराज ने भरी सभा में ये बात कही, बाबा साहब अंबेडकर का हाथ पकड़ करके ऊपर उठाया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इससे आगे अछूतों के नहीं, पूरे भारत देश के नेता है। पब्लिक को कहा ये तुम्हारे नेता हैं, तुम्हें इसको फॉलो करना है, तुम्हें इसको मानना है। इसका मतलब है कहीं न कहीं बाबा साहब अंबेडकर को इस लायक बनाने के अंदर पूरी तरह से साहू महाराज और सयाजी महाराज का योगदान रहा। अब मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर को हाथ पकड़ करके साहू महाराज ने कहा ये तुम्हारा नेता है, तुम्हें इसको फॉलो करना है। सयाजी महाराज ने जब बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बातें मनवा करके कम्युनल अवार्ड हासिल कर लिया और उसके तहत एक 4 विशेषाधिकार जो खास करके शूद्रों अतिशूद्रों के लिए, आज के कहें तो SC ST और OBC के लिए थे, वे अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर अंग्रेजों की पार्लियामेंट के अंदर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटिश के अंदर, उनके ही घर में, उनके शेर की नांद में ही घुस करके बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अगर इस देश के अंदर इस तरीके के जो लोग हैं जिनके साथ में सदियों से ऐसा व्यवहार हुआ है, उनके लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो निश्चित तौर पे तुम्हारे चरित्र पर भी उंगली उठती है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों को उनके ब्रिटिश में, उनके लंदन में कही, उनके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कही, और इस बात को सुन करके हैरान होकर के उन लोगों को सही तथ्यों के आधार पर और तर्क के आधार पर कही गई बातों का समर्थन करते हुए बाबा साहब अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया, जिसके अंदर महत्वपूर्ण अधिकार हमारे लोगों को दिए। वे महत्वपूर्ण अधिकार मात्र अधिकार नहीं थे, वे अधिकार हमारी संपूर्ण आजादी थे, जो गांधी जी को मंजूर नहीं थे। और गांधी जी ने कहा कि मैं इससे कहीं पर भी सहमत नहीं हूं, और यहां इंग्लैंड में, ब्रिटिश के अंदर मेरा बस नहीं चल रहा है, लेकिन मैं इंडिया में जाके इसका विरोध करूंगा। और ये आगे चल करके बड़ा मामला बना, पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, पूना के इरवदा जेल में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर हमारे 2 महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिए गए, और जिसकी वजह से जो आज भड़वे और दलालों की बात हम कर रहे हैं, समाज के अंदर जो पैदा हुए, वो इस वजह से हुए कि उस पैक्ट में जो समाज को अपना नेता सेलेक्ट करने का पावर था, सिलेक्शन का पावर था, वो सिलेक्शन का पावर छीन लिया और इलेक्शन तक सीमित कर दिया। आज हमारा समाज किसी और के द्वारा सेलेक्टेड व्यक्ति को इलेक्ट करने के लिए मजबूर है, मजबूरी है, क्योंकि सेलेक्ट करने का पावर किसी और के पास चला गया, सिलेक्शन का पावर हमसे छीन लिया गया। जब सिलेक्शन का पावर हमसे छीन लिया गया तो हम लोग मजबूर हो गए सिर्फ इलेक्ट करने के लिए, और हमारे सामने 2 लोग खड़े कर दिए जाते हैं,
उसमें मजबूरी से हमें किसी एक को चुनना पड़ता। ये बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा यहां। मैं आपको एक एग्जाम्पल या फिर उसका सबूत देकर के बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे सयाजी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर की ये कहानी आखिर में कैसे जाकर के वो रूप धारण करती है, कैसे होता है, ये आपको बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड हासिल कर लिया, यानी जीत हासिल कर ली, तो इसका गर्व किसी और को हो या ना हो, सयाजी महाराज को। सयाजी महाराज लंदन में अपने बने हाउस पर, वहां पर जो है बाबा साहब अंबेडकर और उनके समर्थकों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और संदेश भेजते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का रात्रि भोज हमारे हाउस पर होगा, घर पर होगा। तो सयाजी महाराज अपने नौकर हवाली, जो वहां नौकर चाकर थे, उन लोगों को, मैनेजमेंट के लोगों को कह रहे हैं कि शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए भोज की व्यवस्था करो, और खुद भी काम में लग जाते हैं। कभी इधर जाकर के कोई खिड़की, कभी पर्दा, कभी कुछ, कभी गमला, कभी कुर्सी। तो महारानी ने पूछा, महारानी उनसे पूछती है कि महाराज ऐसी क्या बात है, आपके यहां भोज तो आए दिन होते रहते हैं और कई लोग भोज पे आते रहते हैं भोज करने के लिए, आप तो खाली बता देते हो यही व्यवस्था करनी, इतना आपको अरेंज करना है, कर लेते हैं, लेकिन आज आप स्वयं खड़े हैं, ऐसा कौन वीआईपी आ रहा है, कौन खास मेहमान आ रहा है? तो सयाजी महाराज ने महारानी से कहा कि महारानी जी, ये बात मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये तो उसके आने के बाद में ही आपको पता चलेगा। समय हो गया, बाबा साहब अंबेडकर अपने साथियों, सहपाठी जो थे, उनके समर्थकों के साथ में वहां पहुंच गए। तो आप जानते हैं कि उनके महल कितने बड़े बड़े होते हैं। उनका जो मेन गेट होता है, उससे उनका महल कम से कम तो 200-300 मीटर तो होता ही होता है नॉर्मल। जैसे ही खबर मिलती है तो मेन गेट तक पैदल चल के सयाजी महाराज और उसकी महारानी उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो गेट पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को देखकर, बाबा साहब को देख करके सयाजी महाराज की महारानी कहती है कि अरे ये तो अपना भीमराव है, इसके लिए ये सब किया है। तो सयाजी महाराज कहते हैं कि महारानी जी, अब ये भीमराव भीमराव नहीं रहा, ये इस दुनिया का महान व्यक्ति बन गया है और इसने आज वो कमाल करके दिखाया है जो इस देश के अंदर हजारों वर्ष से और करोड़ों, 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए, जो इस देश के भगवान भी नहीं कर पाए, वो काम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर दिखाया है। इसलिए अब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। वो सम्मान के साथ में बाबा साहब अंबेडकर को अपने महल में ले जाते हैं और भोज शुरू होने से पहले औपचारिक मीटिंग के अंदर सयाजी महाराज बाबा साहब अंबेडकर के कंधे पे हाथ रख करके कहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। ये बात हवा हवाई नहीं है, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से वो डॉक्यूमेंट निकाले हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास में, बानसेप के पास में अवेलेबल है। क्योंकि वहां तो पल पल की खबर, पल पल की घटित होने वाली चीज को रिकॉर्ड किया जाता था और लिखा जाता था। उसके मुताबिक जब ये भोज वहां हुआ तो वहां पर साहू महाराज ने कहा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। इन्वेस्टमेंट कौन सा था? पहली बार बाबा साहब अंबेडकर को स्कॉलरशिप देके भेजा गया और दोबारा 5,000 रुपए जब उनको उधार के तौर पे दिए गए। मेरे पास में सारी चीज अवेलेबल है, बाबा साहब के वॉल्यूम यहाँ रखे हुए हैं। बाबा साहब के वॉल्यूम में एक जगह बाबा साहब अंबेडकर ने अपना वो लेटर छापा है जिसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने समय पर सयाजी महाराज का पैसा नहीं लौटाने की वजह से, वो लौटा नहीं पाए थे, इसकी वजह से उन्होंने उनको लेटर लिखा और लेटर लिख करके कहा कि महाराज मैं आपका उधार दिया हुआ धन वापस नहीं लौटा पाया। 5,000 रुपए का जिक्र है कि वो मैं नहीं लौटा पाया, लेकिन
मैं बहुत जल्दी मैं ब्याज सूद सहित इसको आपको लौटा दूंगा, आप मुझ पर यकीन रखें। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वो लेटर सयाजी महाराज को लिखा और वो लेटर बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीच के अंदर छपा हुआ। इसका मतलब है कि सयाजी महाराज कहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो सभी को समझ में आता ही होगा। इन्वेस्टमेंट करते ही किस लिए हैं? रिटर्न प्राप्त करने के लिए। बैंक में पैसा हम डालते हैं ब्याज लेने के लिए, व्यापार में पैसा कैपिटल पूंजी हम लगाते हैं कुछ कमाने के लिए, खेत के अंदर हम पैसा डालते हैं, अनाज दाने डालते हैं, वो रिटर्न यानी क्या फसल लेने के लिए। तो सयाजी महाराज कह रहे हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने वो हासिल का मतलब, और ये कहानी, ये बात बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है, बहुत बड़ी दुखदाई बात है कि वे और दुश्मन के इशारे पर कई हुई बातों का अनुसरण करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना न मान करके अपना दुश्मन या किसी अन्य जाति का या दलितों का या फिर उसका मान लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ये समझना होगा जो आज पिछड़े वर्ग के नाम से अधिकार मांगने वाले जो लोग हैं, आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, जंतर मंतर पे बैठ करके आरक्षण की मांग करने वाले जो लोग हैं, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि पिछड़ा यानी कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ये ओबीसी है, ये लाने वाला व्यक्ति कौन है? आज ओबीसी के नाम पे आरक्षण चाहिए, ओबीसी के नाम पे सारी सुख सुविधाएं भी चाहिए, ओबीसी के नाम पर और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं चाहिए। जय भीम होते ही थोड़ा सा ऐसे कतरा कर देखेंगे, कौन आ गया जय भीम वाला, कौन आ गया? उनको नहीं मालूम कि आपको ये नई पहचान और अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 340 में अगर इस बात का जिक्र ना किया होता और कमीशन बनाने के लिए अगर ये प्रावधान नहीं किया होता तो आज ओबीसी का कमीशन नहीं बनता, मंडल आयोग नहीं बनता, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती, और बेईमानी से ही सही लेकिन उन लोगों को 52% देना था लेकिन उन्होंने 27% दिया, लेकिन 27% भी दिया, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के आर्टिकल 340 की देन है, जिसकी वजह से आज ओबीसी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन और ऊंचे पदों पर पहुंचने का उन लोगों को अवसर मिला है। मात्र यहीं तक नहीं है, 340 और रिजर्वेशन की ही बात नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत सारे हमारे ओबीसी के भाई भी कभी कभी थोड़ा फक्र में ये कह देते हैं कि हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अरे रिजर्वेशन इन सर्विसेज या रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इसके अलावा भी आपको रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसके बारे में आज दिन तक आपको एहसास भी नहीं हुआ, पता भी नहीं लगा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके आर्टिकल 19 के अंतर्गत अगर लोगों को ये अधिकार नहीं दिए होते तो आज भी ओबीसी के लोगों की वही दशा बनी हुई रहती जो कभी पहले हुआ करती थी। वही दशा क्या होती थी? जैसे एक बाल काटने वाला नाई जो सिर्फ बाल ही काटने का काम करेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, उसको सिर्फ बाल ही काटना है और बाल काटने के अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता, और वो अपनी मर्जी से भी किसी जगह जाके बाल नहीं काट सकता। जिस गांव, जिस रियासत में, जिस जागीरदार उसमें उसके अंदर एरिया में उसको रहना है वहीं पर करना है। अगर उस नाई को किसी दूसरी रियासत में जाकर के वहां अगर काम करना है तो उसको अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं था, या तो उसके मालिक उसको वहां ले जाते थे, कहते थे यार तेरे पास एक नाई है मुझे दे दे, या फिर कहते थे हमारे पास नाई है हम तुमको एक नाई भेज रहे हैं तुम्हारे वहां। ये आदान प्रदान
होता था। इसी तरीके से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के काम के अलावा कोई काम नहीं कर सकते थे। दूसरा काम करने का ही उनको राइट नहीं था, अधिकार नहीं था। वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बनाएंगे, और वो भी ठीक वैसे ही रियासतों के मालिकों की मर्जी से ही आदान प्रदान किए जाएंगे कि दो कुम्हार हमारे यहां भेज दो, तुम्हारे यहां है नहीं, तुम्हारे वहां ले जाओ, ये होता था। ठीक वैसे ही बढ़ई सुथार, उसका भी काम यही था, और उसको भी एक ही काम, लकड़ी का काम करना होता था, और लकड़ी का काम भी उसको करना उनकी मजबूरी है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको भी दूसरी जगह जाकर करने के लिए उनके मालिकों की इजाजत के बिना या उनकी मर्जी के बिना ही संभव नहीं था। तमाम जातियां, चाहे वो तेल निकालने वाली घाटी जाति हो, चाहे वो क्या बोलते अन्य जातियां, चाहे कपड़ा सिलने वाले दर्जी हो, चाहे कपड़े धोने वाले धोबी हो, किसी भी प्रकार की जातियां जिनका अपना एक निर्धारित काम था, चाहे लोहार हो, उनका एक निर्धारित काम होता था और वही काम उनको करना होता था, और मालिकों की मर्जी के बिना किसी दूसरी रियासत में जाके नहीं करते थे। वहां पर आदान प्रदान होता था, जैसे भेड़ बकरियों का, गाय भैंस का आदान प्रदान होता था, ठीक वैसे इनका भी आदान प्रदान होता था। ऐसे लोग जो अपने एक व्यक्तिगत यानी कि जाति आधारित काम के बंधन में बंधे हुए थे, वे लोग एजुकेशन और सर्विसेज में रिजर्वेशन की वजह से आज आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पैसा बदल गया उनका। और अधिकांश लोग व्यापारिक लाइन में चले गए, बिजनेस लाइन में चले गए, दुकानदार बन गए, व्यापारी बन गए, और उनका मूल काम उनसे छूट गया, जो किसी व्यवस्था की वजह से करने के लिए वो बाध्य थे। अब वो काम उनसे छूट गया और अच्छे काम में, अपनी मर्जी काम में स्वतंत्र काम करने लगे। यहां तक कि किसान, खेती करने वाला किसान, पशुपालन करने वाला, उनका भी अपना एक निश्चित पैसा होता था, और उस पैसे के बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते थे। और अगर किसी रियासत में किसी जमींदार के पास अगर किसान कृषक यानी कृषा नहीं होता था, तो वो वहां से मांगते थे 2-4-10 घर हमारे यहां भेज दो, और भेजते थे, और वो करते थे। ये सारी बातें जो इस भारतीय संविधान के लागू होने से पहले इस देश में थी, इस देश के ओबीसी वर्ग को ये पता नहीं कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर से क्या क्या दिया। आज आप सेठ बने हुए हो, कारों में घूम रहे हो, बंगले बना रहे हो, आपको अच्छा घर बनाने का अधिकार नहीं, आपको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, आपको सोने चांदी के गहने पहनने का अधिकार नहीं, एजुकेशन लेना, सत्ता में भागीदारी करना, संपत्ति का मालिक बनना, जमीन जायदाद का मालिक बनना बहुत दूर की बात थी, कल्पना से परे थी। आज आप सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक हैं, आज आपने अच्छी सी कोठियां बना रखी है, आज आपके घर का नक्शा आप तय करते हो। हाँ, मुहूर्त जरूर पंडित जी तय करते हैं, मुहूर्त वो तय करते हैं, लेकिन नक्शा आप बनाते हो। पहले आप, जो संतों की मूल भावना थी, जो जाम्बोजी, जसनाथ, धन्ना, जाट, पीपा दर्जी, सैन जी महाराज, त्रिलोचन, क्या बोलते हैं, कबीर साहेब, रविदास, तुकाराम, उन महापुरुषों की जो सोच थी, वो जो चाहते थे, वो जो देखना चाहते, जैसे गुरु रविदास ने क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसो चाहूं राज में जहां ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े कोई नहीं रहे रविदास प्रसन्न। यानी कि उन्होंने कहा कि समानता, इक्वलिटी होनी चाहिए उन महापुरुषों के अंदर। एक चीज को आप देख सकते बड़े पैमाने पर मैं कहता रहता हूं, हमारे यहां कणबी समाज, जिसको कड़बी बोलते हैं, कड़बी समाज में पैदा हुए, आंध्रा समाज में पैदा हुए संत राजूराम जी, तो संत राजूराम जी है। आज तो चलो कुछ लोगों ने उनको भगवान बना दिया, कुछ लोगों ने राजेश्वर बना दिया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी सम्मान करता हूं। मैं सम्मान इसलिए नहीं करता वो भगवान है, मैं सम्मान इसलिए नहीं करता कि वो राजेश्वर है, मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि वे बाबा साहब अंबेडकर के समान सोच रखते थे। बाबा साहब अंबेडकर के समान सोच ही नहीं रखते थे। मैं तो दावा करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर से कई बार उनका मुलाकात भी हुई, उनके मिलन भी हुआ, उनका भेंट भी हुई, वरना राजूराम जी महाराज को क्या पता
कि इस तरीके का जो है इस देश में नई व्यवस्था आने वाली है। उन्होंने जो बातें कही, जितनी भी बातें संत राजाराम जी ने कही है, वे सारी बातें संविधान पर आधारित है। जो संविधान से पहले नहीं था उसको राजाराम जी ने कहा है कि वो जो कुछ था वो सब उल्टा हो जाएगा। कैसे कहा? वो भी एक साधारण पुरुष थे, इंसान थे, मगर उनके अंदर विवेक बुद्धि विकसित थी और उन्होंने बचपन से ही इन चीजों को देखा और झेला था। इसलिए वो शिकारपुरा से अंडरग्राउंड होकर के या लूणी से अंडरग्राउंड होकर के द्वारिका नहीं गए थे, वो लूणी आकर के ट्रेन में बैठ करके बाबा साहब अंबेडकर से मिलने मुंबई गए थे और बाबा साहब अंबेडकर से मिल करके उन्होंने ये जानकारी ली थी कि आगे इस देश का भविष्य जो निर्धारित हो रहा है वो क्या होगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इन महापुरुषों की, ज्योतिबा फूले की है, साहू महाराज की, सयाजी गायकवाड़ की, पेरियार की है, उनकी विचारधारा को और उनकी सोच को और उनके चलाए हुए आंदोलन को बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी तरह से इस भारतीय संविधान के अंदर रख दिया। और आज इस भारतीय संविधान की वजह से ओबीसी के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। अधिकार क्या कह सकता हूं मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा अधिकार हमें जीने का अधिकार। पहले हम जी भी नहीं सकते थे। जीने का मतलब क्या होता है? जीने का मतलब सांसें लेना नहीं होता। जीने का मतलब होता है आप अपने तरीके से जिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल जिए, आप अपने तरीके का घर बना कर रहे हैं, आप अपने तरीके के कपड़े पहने, आप अपने तरीके की एजुकेशन लें, आप अपने तरीके का बिजनेस करें, आप अपने तरीके से परिवार का रहन सहन बनाएं। ये जीना होता है और वो इस संविधान से पहले हमको नहीं था। घुटने से नीचे धोती नहीं पहन सकते थे। शरीर के ऊपर पहनने के लिए शर्ट कमीज का ढंग अलग अलग होता था। सभी जातियों की पगड़ियां अलग अलग होती थी। कोई भी व्यक्ति पगड़ी से पहचाना जाता था कि ये फलां जाति का है। आज हम लोग जब फंक्शन होता है, कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह होता है, तो हम देखते हैं कि जो पगड़ी गांव के ठाकुर साहब को पहनाई जाती है, जो पगड़ी गांव के रावण साहब को पहनाई जाती है, वही पगड़ी साधारण किसान के बेटे को पहनाई जाती है, लोहार के बेटे को पहनाई जाती है, सुथार के बेटे को पहनाई जाती है, नाई के बेटे को पहनाई जाती है, गांची के बेटे को पहनाई जाती है, दर्जी के बेटे को पहनाई जाती है। ये समानता आई। कभी हम पगड़ियों से पहचाने जाते थे, कौन सी जाति के लोग कौन सी पगड़ी पहनेंगे, ये तक निर्धारित था। आज इस संविधान की वजह से हम लोग बढ़िया से बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तो ये जीने का अधिकार जो सदियों तक, 2000 वर्ष तक हमारे पुरखों से छीन लिया गया था, वो अधिकार वापस अगर हमें किसी ने दिलाया तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक या कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कहीं पर भी किसी प्रकार का किंतु परंतु लगता है तो आप संविधान पढ़ें, आप बाबा साहब अंबेडकर, आप ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ें, आप साहू महाराज सयाजी गायकवाड़ के जीवन पढ़ें, आप पेरियर रामास्वामी की सच्ची रामायण पढ़ें। आप कहीं से भी किसी भी तरीके का नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपको उन महापुरुषों की एक लंबी लड़ाई के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने उनके इस आंदोलन को सफल करते हुए यहां तक ला करके हमें एक समान कर दिया। यहां तक कि आज की तारीख में 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, एक आदमी का 1 वोट होगा, एक ही वैल्यू होगी। आदमी चाहे कितना ही धनी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा बिरला हो, एक व्यक्ति है तो एक ही वोट लगेगा, एक ही वोट की उसकी वैल्यू होगी। ये समानता है। इस समानता को निर्धारित संविधान ने किया और इस संविधान को बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने। तो साथियों, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जो आज की सवाल करते हैं, जो ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया, उन लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। उन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अगर नई जानकारी है तो जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेना बुरी बात नहीं है, एजुकेशन लेना बुरी बात नहीं है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में लोग जाते हैं, एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं।
आप लोगों को भी एजुकेशन लेनी चाहिए। सही या गलत लगे बात की बात है, लेकिन पहले लेनी चाहिए। आप लोगों ने वन वे जानकारी ली, एक जानकारी ली, एक तरफा जानकारी लेने की वजह से, एक तरफा नॉलेज होने की वजह से आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर की सही जानकारी नहीं मिली, जिसकी वजह से आप बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर से, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से कोई जय भीम बोल दे, उससे आप लोगों को थोड़ा सा आपका नजरिया बदल जाता है। आपके चेहरे के भाव, जब कोई दो व्यक्ति आपस में जय भीम बोलते हैं तो आप लोग थोड़ा उसको अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, बाबा साहब अंबेडकर के निर्माताओं के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली, आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा और आप गर्व से कहेंगे जय भीम। लेकिन हमें यह भी नहीं कहलवाना, हमारा पर्पज भी ये नहीं है कि आप लोग जय भीम कहें। आप जय भीम कहें या ना कहें, लेकिन इस संविधान की वजह से आप बोलने लायक, आपको अधिकार मिले, आप बिजनेसमैन हुए, आप अधिकारी हुए, आज प्रोफेसर हुए, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, तो कम से कम संविधान की जय तो कर लो। संविधान की जय करना तो बुरी बात नहीं है। या फिर यह भी डॉक्टर अंबेडकर की कलम से लिखा गया इसलिए यह भी अछूत हो गया। बाबा साहब अंबेडकर ने इतने बड़े ओबीसी क्रांतिकारी महापुरुषों के आंदोलन को बाबा साहब अंबेडकर ने 1916 में अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाया और 56 तक चलाया। तो जैसे ही 1916 में ये साहू महाराज, सयाजी महाराज और ज्योतिबा फूले, पेरियार, इनका आंदोलन जब बाबा साहब के हाथ में आ गया तो क्या यह आंदोलन अछूत हो गया? यह आंदोलन भी अपवित्र हो गया? यह आंदोलन अपवित्र नहीं हुआ। यह उन महापुरुषों का आंदोलन था और एक विधिवत एक योजना के तहत डॉक्टर अंबेडकर को इस आंदोलन के लिए तैयार किया गया और बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बाबा साहब अंबेडकर ने अपने उन निर्माताओं के प्रति, अपने उन महापुरुषों के प्रति जिनको उन्होंने गुरु कहा, ज्योतिबा फूले, साहेब कबीर, तथागत गौतम बुद्ध, उनके प्रति, और जो उनके प्रेरणा स्रोत रहे, सयाजी महाराज, साहू महाराज, पेरियार, रामास्वामी, उन लोगों के प्रति पूरी तरह वफादार रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान में इतना ख्याल रखा कि अपने ज्यादा शोषित और दबे कुचले एससी और एसटी, अछूत और आदिवासियों से भी पहले बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी का ख्याल रखा। ये आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, आर्टिकल 341 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। 340 पहले आता है, 41 और 42 बाद में आता है। आप लोगों को यह समझना है कि बाबा साहब अंबेडकर अपने निर्माताओं के प्रति वफादार नहीं होते तो वो ओबीसी के लिए इतना बड़ा प्रावधान नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर अपने निर्माताओं के प्रति ईमानदार नहीं होते तो वो पिछड़े वर्ग के लिए इतना बड़ा आयोग गठित करने की सिफारिश नहीं करते, यहाँ की संविधान में प्रावधान नहीं करते। और अगर बाबा साहब इनके प्रति ईमानदार नहीं होते तो आर्टिकल 19 के तहत जो उनको पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कोने में जाकर व्यापार और बिजनेस करने का अधिकार, घर बनाकर रहने का अधिकार, स्वतंत्र बोलने और अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार, बिना किसी रोक टोक के पूरी दुनिया और भारत के कोने कोने में घूमने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य में जाकर के घर बना करके रहने का अधिकार, वहां बिजनेस और व्यापार करने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कहां से? आपको तो यह भी नहीं पता कि संविधान होता क्या, संविधान होता क्या ये भी नहीं पता। आप तो संविधान को भी एक साधारण सी किताब कहते हो। अगर वो देखते हो तो क्योंकि आपको नहीं ना पता कि इसमें क्या है, आपके राइट्स है, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं। यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कहने के लिए है। इसके अलावा आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, उसके अंतर्गत आप देखें तो बहुत बहुत कुछ है ओबीसी के लिए, मगर ओबीसी के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने दी गई, जानबूझ करके नहीं होने दी गई। संविधान को नहीं पढ़ाया गया, संविधान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी। क्यों? क्योंकि संविधान कुछ लोगों को रास उस समय भी नहीं था और अभी भी नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को विशेष करके ये ध्यान रखना होगा कि
कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई अछूतों के लिए पैदा नहीं हुए। अछूतों के लिए पैदा होते तो अछूतों तक सीमित रहते। ओबीसी के उन महापुरुषों ने क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को इतना बड़ा महान व्यक्ति बनाया, जिसको आज पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। पूरी दुनिया ने माना है कि तथागत गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई मानवता वाला आदमी पैदा हुआ है तो डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुआ। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कोई हमारे समाज का था, एसटी का था, या अछूतों का था, या आदिवासी, हमने ये नहीं कहते। उन्होंने सबको मानव माना, और सबसे बड़ी उनकी मानवता की बात, सबसे बड़ी मानवता की बात जो मैं आपको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, लंबा टाइम हो गया है। मानवता की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान सभा में उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और संविधान लिखने का पूरा अधिकार उनको दे दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे जीवन, संविधान उनके आखिरी समय में लिखा गया, और उनका संघर्ष बचपन से ही था। बचपन से लेकर के संविधान लागू होने तक या लिखने तक, ये अगर समय माने तो हम लोग कम से कम 48 से 50 वर्ष का समय है। ये 48 से 50 वर्ष का समय बाबा साहब अंबेडकर ने नेगेटिव परिस्थितियों में, नकारात्मक परिस्थितियों के अंदर और विपरीत परिस्थितियों में गुजारा। वो पद पर एक तरह पग पग पर अपमानित हुए, लेकिन उन्होंने संविधान लिखते वक्त कहीं पर भी 1% भी बदले की भावना से संविधान नहीं लिखा। यहां लिखते वक्त उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ और पाखंड को किनारे किया। उन्होंने किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई ऐसा व्यवहार, भेदभाव नहीं किया कि ये उसको मिलेगा और उसको नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी मानवता वाली सोच रखने वाले उस महापुरुष के बारे में अगर हमारा दृष्टिकोण, अगर हमारा नजरिया अगर नकारात्मक रहता है, तो फिर हम लोग कभी भी न तो अपना भला कर सकते हैं, न राष्ट्र का भला कर सकते हैं, न इस देश को दुनिया में विश्व गुरु बना सकते हैं, और न ही इस देश को कभी विकसित देशों की श्रेणी में डाल सकते हैं। हमें राष्ट्र निर्माण अगर करना है तो हमें हमारे महापुरुषों के बारे में जानना होगा। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में सही जानकारी लेनी होगी। आपके पास जो जानकारी है, मैं कहता हूं होगी, लेकिन वो सारी जानकारी या तो नेगेटिव है या गलत है। उस जानकारी से हटकर के आप सच्ची जानकारी लें तो शायद आपका नजरिया बदल सकता है। आपका अगर नजरिया बदलता है तो निश्चित तौर पे इस देश का भविष्य बदलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर देश किसी भी दिशा में जाता है, चाहे अच्छी दिशा में जाए, चाहे देश प्रगति की दिशा में जाए, चाहे विश्व गुरु बने, चाहे दुनिया का सबसे क्या बोलते हैं पीछे रहने वाला देश बने, सिर्फ और श्रेय, इसका श्रेय अगर किसी को जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के भाइयों को जाएगा। क्योंकि ओबीसी के भाई ही इस देश के निर्माता है। ओबीसी के भाई ही इस देश के अंदर निर्णायक भूमिका में है। ओबीसी के भाई ही इस देश के अंदर तो किस दिशा में ले जाने लायक हैं। संख्या के आधार पर भी, योग्यता के आधार पर भी, बुद्धि के आधार पर भी, और आज की तारीख में तो कहूं कि संपन्नता के आधार पर भी, और संवैधानिक अधिकारों की वजह से सक्षम भी है। अगर हमारा ओबीसी वर्ग सही दिशा में जाता है तो निश्चित तौर पे हमारा देश सही दिशा में जाएगा। साथियों, के जन्म दिवस पर मैंने जो कुछ भी आपके सामने जानकारी रखी है, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वोकल मीडिया के माध्यम से हो। किसी भी तरीके से ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर जाती है तो निश्चित तौर पे हमारे ओबीसी भाइयों के अंदर जिस तरीके का भी नकारात्मक सोच और भाव बना हुआ है, वो भाव निश्चित तौर पे बदलेगा और पॉजिटिव सोच बनाएंगे। पॉजिटिव सोच बनेगी तो वो निश्चित तौर पे राष्ट्र हित में रहेगी। मैं इतने ही कहकर अपनी बात को आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी को एक बार पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के इस 129वें जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। और एक विशेष बात वो ये है कि जिस तरीके का माहौल पूरे देश और दुनिया में बना हुआ है, और
एक महामारी का प्रकोप पूरे देश दुनिया में छाया हुआ है, उसके अनुरूप हम लोगों को इस महामारी से जीतने के लिए, लड़ने के लिए और उभरने के लिए हम लोगों को कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना होगा। उसके अंदर पहली बात हमारी ये रहेगी कि हम लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, नियमों का पूरी तरह से पालन करें। धारा 144 जो हमारे लिए लागू है, हमारे हित के लिए लागू है। शायद मैं समझता हूं कि पहली बार हमारे हित के लिए होगी। अंदर से तो मैं नहीं जानता क्या होगा, कि इसकी आड़ में कुछ लोग अपनी बदमाशी कर रहे होंगे, तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल पब्लिक के लिए ये पहली बार हित में लागू की गई है। तो इसका भी आप पूरी तरह से पालन करेंगे और अपने बूढ़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बीमारी का ज्यादा प्रकोप बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर हो रहा है। उनका विशेष ख्याल रखें और अपने परिवार में रह करके जो भी चीजें हैं, सस्ती या चाहे महंगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि, लेकिन सस्ती भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भोजन में उपयोग करने से एक जो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वो ज्यादातर हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन देसी भोज जो हमारा भोजन होता है उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने का बहुत ज्यादा उसके अंदर ताकत होती है, वो हो सकता है। तो इसलिए आप लोग उसका खान पान का भी पूरा ध्यान रखें। साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे कानून और कायदे जो अभी यहाँ पर लागू है हमारे बीच में, उनको हम लोग पूरा फॉलो करें। और सभी लोग जो इस समय पूरी तरह से एक योद्धा की तरह तैनात रह करके इस विपरीत परिस्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं, उन सब का आप लोग तहे दिल से सम्मान। और सफाई कर्मियों से लेकर के जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, वे लोग जो आज इस विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनका तहे दिल से सम्मान करें। जहां भी मिले उन्हें सैल्यूट करें, उन्हें नमस्कार करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। इस तरीके का हम लोग वातावरण बना करके रखें और जितना हो सके हम लोग जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको बना करके रखें, क्योंकि अब तो ये बात खुलासा हो गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम कोई किसी कॉन्स्पिरेंसी के तहत, षड्यंत्र के तहत रखा गया था, लेकिन ये रियल में फिजिकल डिस्टेंस है। और फिजिकल डिस्टेंस संक्रामक बीमारी जो भी होती है, संक्रमण जहां भी होता है वहां पर फिजिकल डिस्टेंस होना अनिवार्य है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें आप लोग, और विशेष करके इन चीजों का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो यहाँ पर हमारा कोरोना आयोग ऐप बना हुआ है, उस ऐप को भी डाउनलोड करके भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर सलाम, सैल्यूट और जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय भीम।